डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी ये काफ़ी लंबे समय से बहुत चर्चे में रहा है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट भी पास किया। ये है अरुणाचला गोंडेर वर्सेस पोन्नुस्वामी का केस। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम इसी केस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर जो नया डेवलपमेंट हुआ है इसे भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विनीता शर्मा केस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप हमारे इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था डॉटर्स राइट टू हर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन इस अच्छे जजमेंट के आने के बाद भी लोगों के दिमाग में डॉटर्स राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स अभी तक थे। तब आया अरुणाचला गोंडेर का केस टू द रेस्क्यू, जिसने इन सभी कंफ्यूजन्स को दूर करते हुए एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी। अब इस अरुणाचला गोंडेर के केस में सक्सेशन का इशू 1967 में हुआ था, जब मराठा गोंडेर की इकलौती बेटी कुलियापी गोंडेर की डेथ हुई। कुलियापी गोंडेर की डेथ एक्चुअली इंटेस्टेट हुई थी, यानी कि उसने कोई विल या वसीयत तो बनाई ही नहीं थी। तो अब सवाल ये था कि अगर कोई फीमेल हिंदू की डेथ इंटेस्टेट हो जाए, जब उसने कोई विल ही ना बनाई हो, कोई वसीयत ही ना लिखी हो, तो ऐसे केसेस में उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिवॉल्व किस पर होगी। तो ये जानने के लिए सबसे पहले तो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट को 1956 में लाया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटेस्टेट सक्सेशन को गवर्न करना। यानी कि जब भी कोई हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख या फिर जैन, अगर इनमें से कोई भी इंटेस्टेट उनकी डेथ हो जाती है तो उन केसेस में उनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिवॉल्व कैसे होगी, इनहेरिटेंस से या फिर सर्वाइवरशिप रूल से। सो यही गवर्न करता है ये 1956 का सक्सेशन एक्ट। इस एक्ट में प्रॉपर्टी को मेनली दो टाइप का बताया गया है, सेल्फ एक्वायर्ड और कोपार्सनरी। सो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी अपने पैसों से खरीदते हो, जो आपने अपने एंसेस्टर्स या पूर्वजों से इनहेरिट ना किया हो, उसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहेंगे। वही कोपार्सनरी प्रॉपर्टी का सिंपल मतलब होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वैसी प्रॉपर्टी जो आपने अपने पूर्वजों से इनहेरिट की है। तो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी राइट्स में पहले सिर्फ लड़कों को ही कोपार्टनर समझा जाता था, यानी कि लड़के ही थे जिन्हें बर्थ राइट था अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, लड़कियों को नहीं। लेकिन 1956 का ये जो सक्सेशन एक्ट था, इसे 2005 में अमेंड किया गया। 2005 के इस अमेंडमेंट ने ये कहा कि अब से लड़कियां भी कोपार्टनर कहलाई जाएंगी, इनके पास भी कोपार्सनरी राइट्स होंगे। बर्थ से ही ये भी इन प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकती है, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो ये जो 2005 का अमेंडमेंट था, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा, जिसका मतलब ये है कि 2005 के अमेंडमेंट के पहले भी जो लड़कियां पैदा हुई थी, उनमें या उन केसेस में भी इस अमेंडमेंट का असर दिखाई देगा। मतलब डॉटर्स, चाहे वो 2005 अमेंडमेंट के पहले पैदा हुई हो या फिर बाद में, उन्हें भी अपने फादर के कोपार्सनरी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोपार्सनर बनने का पूरा हक है। तो बस इन्हीं सब से जुड़े हम एक रीसेंट जजमेंट की बात करेंगे, जिसे समझने के लिए मैं आपके साथ इस अरुणाचला गोंडेर के केस के दो इश्यूज को डिस्कस करूंगी। तो इन इश्यूज को बहुत गौर से सुनिएगा। पहला इशू इस केस का ये था कि क्या एक इकलौती बेटी अपने डेड फादर, जिनकी डेथ इंटेस्टेड हुई हो, यानी कि बिना वसीयत के, बिना विल बनाए, क्या उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती है। ये बहुत ही प्रिसाइज्ड इशू है, क्योंकि विनीता शर्मा के केस में खाली कोपार्सनरी प्रॉपर्टी की बात की गई थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का तो कोई जिक्र किया ही नहीं गया था एज सच। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस केस ने पुराने इन सभी जजमेंट्स को काफी हद तक क्लैरिफाई किया है और जो कंफ्यूजन है उसे दूर भी। वहीं दूसरा इशू इस केस का ये है कि अगर कोई वुमेन यानी फीमेल हिंदू, अगर उनकी डेथ इंटेस्टेट होती है बिना विल बनाए, तो फिर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो आखिर किस पे डिवॉल्व होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इनके आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो अरुणाचला गोंडेर के इस केस में कुलियापी गोंडेर ने ये जो प्रॉपर्टी है ये इनहेरिट अपने फादर से की थी। तो इस जजमेंट के हिसाब से अब ये प्रॉपर्टी किस पे डिवॉल्व होगी, उसके फादर के हायर्स पर।
दरअसल इस जजमेंट के पीछे जुडिशरी और लेजिस्लेचर्स का मोटिव ये था कि एक हिंदू फीमेल के इंटेस्टेड डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी जहाँ से आई है वापस वही चली जाए, मतलब सोर्स के पास। पहला इशू है इंटेस्टेड फादर मेल के डेथ को लेकर और दूसरा इंटेस्टेड फीमेल के डेथ को लेकर। तो पहले इशू से डील करते हुए जस्टिस एस अब्दुल नाजिर और कृष्ण मुरारी ने ये कहा कि डॉटर्स को ये राइट है कि अब फादर के इंटेस्टेड डेथ के बाद वो उनके सेल्फ एक्वायर्ड और दूसरे प्रॉपर्टीज जैसे कि कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में भी अपना हक ले सकती है और पहला प्रेफरेंस डॉटर को दिया जाएगा, ना कि भाई के बेटे को। क्योंकि इस केस में इशू तो यही था कि कुलियापी गौंडेर की जो प्रॉपर्टी है वो आखिर मिलेगी किसे, भाई के बेटे को या फिर किसी और को। तो विनीता शर्मा के केस में तो कोर्ट ने बोला ही था कि सेक्शन 6 के तहत डॉटर्स को कोपार्टनर माना जाएगा। तो 2005 के अमेंडमेंट में इसी सेक्शन 6 को अमेंड किया गया जिसमें डॉटर्स को कोपार्टनर बनाया गया था, फिर चाहे उसका बर्थ 2005 अमेंडमेंट के पहले हुआ हो या फिर बाद में। इसका होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब 1956 एक्ट के आने के पहले के केसेस में भी डॉटर्स अपने फादर के सेल्फ एक्वायर्ड या कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में हक ले सकती है। तो ये तो सॉल्व हो गया हमारा पहला इशू। वही सेकेंड इशू से डील करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हिंदू फीमेल की इंटेस्टेड डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी उसने अपने फादर या मदर से इनहेरिट की है वो डिवॉल्व हो जाएगी उसके फादर के हायर्स पर वही जो प्रॉपर्टी उसने अपने हस्बैंड या फादर इन लॉ से इनहेरिट की है वो डिवॉल्व होगी उसके हस्बैंड के हायर्स पर। तो ये जो सेक्शन 14 है इसने औरतों के लिमिटेड एस्टेट को एब्सोल्यूट एस्टेट यानी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया था और कहा कि जब भी किसी भी फीमेल हिंदू की अगर डेथ इंटेस्टेड होती है बिना वसीयत के तो उन केसेस में सेक्शन 15 को रेफर किया जाएगा। तो इस सेक्शन 15 को रेफर करते हुए ही कोर्ट ने इस केस का जजमेंट सुनाया था, यानी कि कुलियापी गौंडेर के जो फादर थे उनके हायर्स में उनकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर दी जाएगी। तो मराठा गौंडेर का जो भाई था रामसे गौंडेर, इनके 5 बच्चों में ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर दी गई। ये था इस केस का सेकेंड इशू। अब ये जो दोनों इश्यूज डिसाइड करके जजमेंट पास किया गया, ये जजमेंट आया मद्रास हाईकोर्ट के एक वर्डिक्ट के अगेंस्ट में। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस केस से आपकी भी कंफ्यूजन्स क्लियर हो गई होगी कि आखिर डॉटर्स की क्या राइट्स होती है। क्या उनकी राइट्स सन के बराबर होती है? बिल्कुल। डॉटर्स की उनके फादर के सेल्फ एक्वायर्ड और कोपार्सनरी दोनों प्रॉपर्टी में बिल्कुल एक सन की ही तरह इक्वल राइट्स होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और अपडेट्स पाते रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।